आज हम लोग नॉर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। मतलब नॉर्मल नॉर्मल कंडक्टिविटी मीन्स अपन के पास क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक और नाम होता है नॉर्मल कंडक्टिविटी। आज हम लोग सारा का सारा नॉर्मल कंडक्टिविटी, वैसे तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जैसे हम लोग क्या करें, अपन के पास एक कंटेनर लें और कंटेनर में बोलो अपन के पास 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि 1 मोल डाला था। 1 मोल जैसे मैं एक ए बी का मोलिक्यूल डालता तो ए प्लस बी माइनस अंदर जाकर ए प्लस और बी माइनस में टूटता। तो एक ए बी का मोलिक्यूल ए प्लस और बी माइनस में जाकर टूटता तो एक ए बी दो ए बी में क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता। तो एक डालता तो दो में क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता और वो कंडक्टिविटी क्रिएट होती। 10 डालता तो 200 में टूट जाता, 50 डालता तो 100 में टूट जाता और 1 मोल डालता तो बहुत सारे हो जाते, करोड़ों। जैसे 1 मोल एक 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एक क्वांटिटी है, ऐसी 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी क्वांटिटी है। बस क्वांटिटी का डिफरेंस है कि अगर मैं 1 मोल क्वांटिटी को डालूंगा तो वो सारे के सारे आयन जितनी कंडक्टिविटी क्रिएट करेंगे उस कंडक्टिविटी को हम लोग बोलेंगे मोलार कंडक्टिविटी। और अगर वही 1 मोल की जगह में क्वांटिटी डिफरेंट कर देता हूँ, क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, 1 मोल की जगह अगर मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर दिया तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर दिया तो जो कंडक्टिविटी क्या होगी, क्रिएट होगी, उस कंडक्टिविटी को ही बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अभी मैंने यहाँ पर जो बोलो अपन के पास ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, इस ए बी इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाला, कितना डाला बोलो अपन के पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ए बी इलेक्ट्रोलाइट डाला। किस में डाला बोलो, मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब में डाला। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब में डाला तो जो कंडक्टिविटी क्या होगी बोलो, क्रिएट होगी। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट थोड़ी सी कम क्वांटिटी होती है, मे भी इक्वल हो सकती है 1 मोल के, हर केस में अलग अलग रहेगी, मगर उसके इक्वल भी रह सकती है, उससे कम भी रह सकती है। तो मैंने यूं कहा कि भाई अपन के पास क्या है, मैंने यूं कहा कि भाई अपन के पास अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्वांटिटी को अगर मैं 20 सेंटीमीटर क्यूब में क्या करता हूं, डिजोल्व करता हूं, तो जो कंडक्टिविटी क्या होगी, क्रिएट होगी, उसी को ही क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कल मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आया था लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या आया था, यहाँ पर टर्म जो आई थी वो क्या आई थी, मोलारिटी आई थी। वैसे ही बोलो आज अगर हम लोग लेंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिजोल्व्ड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो यहाँ पर जब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करूंगा तब बोलो अपन के पास कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगी, बोलो अपन के पास क्या, नॉर्मलिटी आ जाएगी। यहाँ पर कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी आ जाएगी। क्लियर? आप लोगों को ये जो वीडियो हम लोग आप लोगों को सेंड कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि हम लोगों की वीडियो क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब हम मानते हैं कि एक फॉर्मेलिटी की तरह हम लोग मतलब आप लोगों को ये वीडियोस वगैरह भेज रहे हैं, इसमें क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, मगर आप लोग मुझे फोन पर व्हाट्सएप पर आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि क्या टॉपिक आपको समझ में आया, क्या टॉपिक में दिक्कत आई, ताकि हम लोग जितना इंप्रूवमेंट, पूरा तो हम लोग अभी वीडियो क्वालिटी में तो इंप्रूव नहीं कर सकते, बट आप लोगों की प्रॉब्लम्स जहां तक भी होगी वो हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग ये जब तक हम लोगों को फीडबैक नहीं देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वीडियो बनाने में हम लोग क्या है, शायद थोड़ा सा वीक हैं, आप लोग हम लोगों से ज़्यादा एडवांस हो, अगर आप लोगों के पास भी कोई नया ऑप्शन हो, कुछ नया ओपिनियन हो, तो वो भी आप हम लोगों से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों के पास मोलार कंडक्टिविटी का और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या आ गया बोलो, अपन के पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। एक तो मोलार कंडक्टिविटी और एक क्या आ गई बोलो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बाद में, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बाद, जैसे मोलार कंडक्टिविटी हो गई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई, अब हम लोग इनकी क्या देखेंगे, यूनिट क्या होती है, कि मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी। मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट पढ़ने के पहले मैं आपको मोलारिटी की यूनिट बता दूं। बताओ मोलारिटी की यूनिट क्या होती है। मोलारिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या बोलो, वॉल्यूम। चलो मोल, ये मोल, वॉल्यूम काय में लिया था बोलो हम लोगों ने, वॉल्यूम लिया था सेंटीमीटर क्यूब में, याद करो, आप लोग भूल गए होंगे। तो बताओ ऊपर क्या जाएगा, मोल, और यहाँ पर सेंटीमीटर -3। अच्छा बताओ नॉर्मलिटी की यूनिट क्या लेंगे, नॉर्मलिटी की यूनिट लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे वॉल्यूम की यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ ऊपर क्या जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्या जाएगा बोलो, -3 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। तो एक तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या बोलो, वॉल्यूम, और ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ये तो नॉर्मलिटी की यूनिट आ गई, ये तो आ गई मोलारिटी की यूनिट, और ये आ गई किसकी बोलो, नॉर्मलिटी की। अब जैसे मैं मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, है ना। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, तो बताओ बोलो, मैंने यहां पर कहा कप्पा, कप्पा की वैल्यू कहां गई, कप्पा, कप्पा की यूनिट क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स।
आप में से कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, आपको पहले पिछले लेक्चर्स में मैंने निकालना सिखा दिया था कि भाई सीमेंस, मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोलारिटी की होती है मोल, ये मोल, और यहाँ पर सेंटीमीटर -3। तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, मोल सेंटीमीटर -3। तो ये सीमेन, मोल ऊपर जाएगा, ये मोल ऊपर गया, क्या हो गया, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर -3 ऊपर जाएगा, क्या +3, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, बोलो, मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, मोलार का। हाँ, कई सारे बच्चों को ये पिछली क्लास का याद नहीं हो तो वो भी देख लो कि कप्पा क्या होता है। कप्पा इज इक्वल टू होता था G/L/A। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। जी कंडक्टेंस, इसकी यूनिट सीमेंस, इसकी क्या बोलो अपन के पास सेंटीमीटर, और इसकी क्या बोलो एरिया है, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सीमेन अपॉन क्या बचेगा, सेंटीमीटर, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट हो गई, कप्पा की। जो भी डायरेक्ट ये थर्ड वीडियो देखेगा उसको चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मगर जैसे शुरुआत से जो बच्चे देख रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर कुछ भी दिक्कत वगैरह आ रही हो आप लोग मेरे से फोन पे कांटेक्ट करें, है ना। अच्छा, अब जैसे मैंने यूं कहा कि भाई अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, दोबारा से मैं आप लोगों को मोलार कंडक्टिविटी बता दूं। बोलो अपन के पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देख लो, उससे दोबारा आपको रिपीट हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो अपन के पास क्या, नॉर्मालिटी। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या बोलो, नॉर्मालिटी। कप्पा की वैल्यू, कप्पा क्या निकाला था अभी अपन ने, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मालिटी की वैल्यू, नॉर्मालिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट और सेंटीमीटर -3। बताओ सीमेन, ये सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, नीचे से सेंटीमीटर -3 ऊपर जाएगा, तो -3 ऊपर जाएगा, +3, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो बताओ इसकी जो यूनिट होती है, ये तो थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, और मोलार कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है, बोलो, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बोलो, मोल इनवर्स। दोनों की यूनिट याद करने का बहुत आसान तरीका है। मोलार कंडक्टिविटी में यहाँ सीमेन, यहाँ भी सीमेन, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। मोलार कंडक्टिविटी में मोल इनवर्स, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये बोलो अपन के पास दो ऑप्शन है, सभी ध्यान से देखना, है ना। अब बोलो अपन के पास हम लोगों से कह दिया जाए कि भाई आप इन दोनों तरह की कंडक्टिविटी को, जैसे अपन के पास ये तो बता ही दिया कि भाई, है ना, हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, मगर हम लोगों को अगर यूं बोल दिया जाए, हमें यूं बोल दिया जाए कि भाई अगर आप लोग क्या करो, बोलो अपन के पास इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करो, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अगर अपन को यूं बोले कि भाई इनका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करो, कि एक्सपेरिमेंटली बोलो हम लोग इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली बोलो हम लोग इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनना कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन क्या होगा कि हम लोग इनको एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करें। सब ध्यान से सुनना कि एक्सपेरिमेंटली बोलो हम लोग इनको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे अब अपन पढ़ेंगे क्या, बोलो अपन के पास क्या, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू, ये बोलो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन बोलो अपन के पास क्या, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू के बारे में क्या करें, बोलो डिस्कशन करें। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू बोलो अपन के पास देखें कि भाई क्या होता है। तो सब ध्यान से देखना एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो एक बात आप ध्यान से सुनो, जैसे एक बात आप ध्यान से सुनो कि भाई जैसे बोलो हम लोगों के पास अपन से कहा कि भाई आपको जैसे कोई भी एक चीज निकाल लें अपन, तो हमसे कहे कि भाई आपको क्या निकालनी है, मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। हमने कहा ठीक है कर लेंगे। हमने कहा कि मोलार कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मोलार कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो मोलार कंडक्टिविटी जो होती है, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी।
ये बोलो अपन के पास क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या बोलो मोलारिटी, किसका फॉर्मूला होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी किसका, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। कि भाई मोलार कंडक्टिविटी हम लोग को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, तो हम ये निकालनी है। हमने कहा ठीक है, हम लैम्डा एम मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे। मोलारिटी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हम लोगों को कैलकुलेट करनी आती है, निकाली जा सकती है। देन हम यूं कह रहे हैं कि कप्पा कैसे निकालें, तो कप्पा का फॉर्मूला जो होता है, कप्पा इज इक्वल टू होता है जी इंटू एल अपॉन ए, ये होता है। तो जी इंटू एल अपॉन ए, तो मैंने यूं कहा कि कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। तो कप्पा जी, जी क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। हमने कहा एल होती है दोनों एनोड और कैथोड के बीच के डिस्टेंस, ए होता है या तो एनोड का क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर कैथोड का क्रॉस सेक्शन एरिया। हमने कहा ये भी हम निकाल लेंगे, ये भी हम निकाल लेंगे। आप तो हमें जिस सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है उसका कप्पा भी आपने हमसे निकालने को कहा, हम निकाल लेंगे कप्पा भी। आप तो हमें बस क्या बता दो, उसकी कंडक्टेंस बता दो कि ठीक है भाई, कंडक्टेंस भी बता देंगे। तो कंडक्टेंस बता देंगे, तो हमने कहा कि कंडक्टेंस कब बताओगे, तो कंडक्टेंस के लिए उन्होंने कहा कि कंडक्टेंस भी आप ही निकालो। हमने कहा ठीक है, कंडक्टेंस भी हम जी इक्वल टू 1/r करके निकाल देंगे। आप हमें आर बता दो, आर बताने के बाद जी बता दो, जी हम निकाल लेंगे, जी निकालते ही हम कप्पा निकाल लेंगे और कप्पा निकालते ही हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आर भी भाई आप ही निकालो। तो जब आप सबको ही हम लोगों को निकालना है, तो हमारा पहला फोकस क्या होना चाहिए कि हम लोगों को सबसे पहले आप बताओ। जैसे मेरे को मोलार कंडक्टिविटी पूरी एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना है। मोलार कंडक्टिविटी अगर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, अगर मोलार कंडक्टिविटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो बताओ मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू एल बाय ए, है ना। कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। तो जी एल क्या होती है, मैंने बताई था, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। ए क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपको ये एल ए पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इस लेक्चर में समझ में नहीं आए या भूल जाए, हम लोग लर्न तो करते ही नहीं अभी, तो आप लोग क्या कर लो, सिंपल सी एक चीज ले लो, कॉपी लेकर बैठो और छोटी छोटी चीजों को क्या कर लो, दोबारा इस वीडियो को जब आप दोबारा देखो तो मतलब अपन के पास क्या है, आप लोगों को रिकॉल करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीज क्या क्या थी, है ना। तो एल दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, हमने कहा जी निकाल लेंगे। जी आते ही बोलो अपन के पास कप्पा आ जाएगा, कप्पा यहाँ पुट कर देंगे तो मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। मगर जी भी नहीं बताया, जी इक्वल होता है 1/r। तो हम r कैलकुलेट कर लें, r आते ही बोलो जी आ जाएगा, और जी आते ही कप्पा आ जाएगा, और कप्पा आते ही क्या आ जाएगी, मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। और हमसे कहा कि हम r भी, जब एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन चल रहा है तो r भी बोलो अपन के पास क्या, आप ही लोगों को खुद को क्या करना पड़ेगा, बोलो अपन के पास क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, r भी बोलो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सब बच्चे देखना कि आर भी कैलकुलेट करें। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, आर कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है, आर कैलकुलेट करने का, आर कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास केमिस्ट्री में तो कोई मेथड है ही नहीं। मैं एक बात सीधी सी बता दूं, आर कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास कोई मेथड नहीं है। आर कैलकुलेट, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, जैसे रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है कि एक फिजिक्स की टर्म है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, फिजिक्स में जाना पड़ेगा। अब फिजिक्स में रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिजिक्स में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, फिजिक्स में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक छोटी सी चीज देखनी है। वहां पर एक ब्रिज आता है जिसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। हम लोगों को सबसे पहले उस व्हीट स्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट को समझना है। अगर हम उस व्हीट स्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं तो बोलो आप लोगों को क्या आ जाएगा, आर कैलकुलेट करना आ जाएगा। आर आते ही क्या आ जाएगा, जी, जी वहां पर पुट करेंगे तो कप्पा, कप्पा पुट करेंगे तो लैम्डा एम आ जाएगा। क्लियर। तो एक छोटी सी चीज, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करें, आर कैलकुलेट करें। आर के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, देखो जैसे मैंने कहा, अपन ने यहां पर क्या ले लिया, एक वायर ले लिया, यहां पर भी एक क्या ले लिया, वायर ले लिया, और यहां पर भी एक क्या ले लिया, बोलो वायर ले लिया, और एक यहां पर भी क्या ले लिया, बोलो अपन के पास क्या ले लिया, वायर ले लिया। क्लियर। और यहां पर एक गैल्वामीटर जी लगा दिया अपन ने, और यहां पर एक बैटरी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया अपन ने, ये बैटरी, और इसको यहां पर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसको मैं R1 कंसीडर कर लूं, इसको R2 कंसीडर कर लूं, इसको R3 कंसीडर कर लूं, और इसको क्या कर लूं, R4। R4 ये मान लो कि जो रेजिस्टेंस बोलो हम लोगों को क्या करना है, बोलो कैलकुलेट करना है। R4 जो रेजिस्टेंस बोलो हम लोगों को क्या करना है, बोलो कैलकुलेट करना है। हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। R4, तो जैसे एक तो है R1, ये क्या है बोलो अपन के पास क्या है, R4 है, ये R3 है, R2 है, ये R1 है। अब हम लोगों को क्या करना है, बोलो अपन के पास हमारा ये R4 अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। आप ये कंसीडर कर लें कि R1 यहां पर नोन है, R2 भी, आप R3 भी यूं सोच लो कि नॉन है, और R2 जो है वो रियोस्टेट है।
रियोस्टेट आप लोगों ने देखा होगा 10th क्लास में या 11th में, आप लोग फिजिक्स की लैब में गए होंगे, तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या देख रहे हैं बोलो, अपन के पास सबसे पहले जैसे बोलो हम लोग क्या करें बोलो, ये तो सारी चीज अपन को आ गई। अब अपन को निकालना क्या है, थोड़ा छोटा बन रहा है वीडियो में, चेक करता हूँ बार बार बीच बीच में, है ना। तो अपन के पास क्या कि हम लोगों को निकालना क्या है, जैसे मैंने यूं कहा कि भाई अपन के पास क्या, जैसे डायग्राम अच्छा बन गया थोड़ा। थोड़ा अच्छे से इसको बनाएं हम लोग। अब आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या है बोलो R4 है। R3 रियोस्टेट है, R1 और R2 नोन है, R1 और R2 नॉन रेजिस्टेंस है, R1 और R2 क्या है बोलो नॉन रेजिस्टेंस है। क्लियर? मैं बार बार बीच बीच में चेक करता रहता हूँ, कहीं आप लोगों को दिखने में कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्लियर तो दिख रहा है। अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का जो टारगेट है वो अपना अननोन रेजिस्टेंस है R4, उसको कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब देखो R4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम लोगों के, कि R4 कैसे कैलकुलेट करें, है ना। यहाँ बैटरी है, तुम बताते भी नहीं हो कि चार्ज लगाना है। यहाँ पर R4 है, R4 बोलो हम लोगों को क्या करना है बोलो, कैलकुलेट करना है। R4 क्या, R4 हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो R4 कैसे कैलकुलेट करें, तो R4 अननोन रेजिस्टेंस होता है। R4 क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस को बोलो हम लोगों को क्या करना है बोलो, अपन के पास क्या कैलकुलेट करना है कि अननोन रेजिस्टेंस ये कैसे कैलकुलेट करें। R1 R2 तो नॉन है, जिनकी वैल्यू 5 ओम 10 ओम जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। हमको किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी। और ये हमारे हाथ में, इसको हम वेरी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 5 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में ये वाली चीज, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एक तरीके से बोल दो कि नॉन है बट सर्टेन नहीं है। नॉन तो है, हमें पता है कि हम सेट कर सकते हैं, मगर क्या सर्टेन नहीं है कि कितने पे क्या होगा, सेट होगा। तो अब मैं बताता हूं सेट कैसे करते हैं इसको। देखो, इसमें एक प्रिंसिपल, ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, इसमें एक प्रिंसिपल छोटा सा वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या वर्क करता है कि जब इस सर्किट में करंट जीरो पास होगा, कोई करंट पास नहीं होगा, तब R1 और R3 का रेशो R2 और R4 के रेशो के इक्वल आ जाएगा। कब? जब सर्किट में कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा, तब क्या कहा मैंने, R1 और R3 का क्या रेशो, किसके, R2 और R4 के रेशो के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल आ जाएगा। कब? जब गैल्वामीटर में गैल्वामीटर क्या काम आता है, दो काम आता है। एक तो करंट की मतलब वैल्यू हम लोगों को प्रोवाइड करता है, और करंट की क्या बोलो, डायरेक्शन के बारे में भी बोलो हम लोगों को क्या करता है, करंट का मैग्नीट्यूड, और क्या बोलो अपन के पास करंट की डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को ये गैल्वामीटर इंफॉर्मेशन देता है। अब आप सोचना, एक तो R1 है और एक R3 है, R2 और एक क्या बोलो R4 है ना। तो मेन्यू का इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के क्या होता है, R1 और R3 का रेशो R2 और R4 के, इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के, R1 R3 का रेशो R2 R4 के रेशो के क्या होता है बोलो, इक्वल होता है। इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो की क्या होता है बोलो, अपन के पास क्या होता है, इक्वल होता है। मगर कब? जब सर्किट में कोई करंट पास नहीं होता। जब सर्किट में कोई करंट पास नहीं होता, तो बोलो हम लोग सर्किट में करंट पास नहीं होता, ये हम लोग कैसे, हम लोगों ने तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, करंट पास होगा। तो इसमें क्या होता है, एक बैलेंस पोजीशन आती है जिसको नल पॉइंट कहते हैं। नल पॉइंट लाना, सेट करना हमारे हाथ में, R3 की वैल्यू को ऊपर नीचे करके। तो हम R3 सेट करते जाते हैं। यूं मान लो यहाँ पर कहीं पर क्या है बोलो, अपन के पास यूं निडल होगी, यहाँ पर 0 होगा, तो मतलब अपन के पास क्या, हम लोग देखेंगे जैसे अपन के पास हम सेट करेंगे R3 अपन ने 5 ओम लगाया, 10 ओम लगाया, 15 लगाया, 20 लगाया, 20 पे पता चला वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो R3 की वैल्यू पता लग गई हम लोगों को, R3 की वैल्यू 20 है। ये दोनों तो अपन को पता थी सही। तो R3 अपन ने यहाँ पर सेट कर रहे हैं, और ये सेट करते हैं यहाँ पर करंट क्या हो गया बोलो, 0 करंट हो गया। अब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये जो वैल्यू, जिस वैल्यू पर ये 0 हुआ, वो R3 की वैल्यू अपन ने यहाँ पर डिनोट कर दी। अब R1 और R2 अपन को पता है
ये R1 R2 अपन को पता है, यहाँ पुट कर देंगे, ये दोनों पुट कर दिया अपन ने। जब तीन चीजें पुट कर दी तो बोलो अपन के पास निकल कर क्या आ जाएगा, बोलो R4 निकल कर आ जाएगा। और आप जानते हैं बोलो मैंने यूं बताया था G इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो 1/R, और कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो हम लोगों के पास कप्पा इज इक्वल टू G इंटू, बोलना मत आप लोग, L/A, तो R आ जाएगा तो G आ जाएगा, G आएगा तो क्या आ जाएगा कप्पा, और कप्पा तो बोलो लैम्डा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो कप्पा आ गया, कप्पा यहां पुट कर दिया, मोलारिटी पता होती है तो कप्पा की वैल्यू यहां पुट कर दी तो क्या जाएगी, मोलार कंडक्टिविटी। तो सबसे जरूरी चीज क्या थी, रेजिस्टेंस पता लगाना। रेजिस्टेंस आते क्या आ गया, जी आ गया, जी आते ही क्या आ गया कप्पा, और कप्पा आते ही क्या आ गया, बोलो लैम्डा एम आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बोलो वर्क करेंगे कि भाई हम लोगों ने शुरुआत कहां से करी, बोलो 8 से करी, तो जी आ गया, जी आते ही क्या आ गया कप्पा, और कप्पा आते क्या आ गया, बोलो लैम्डा एम आ गया। क्लियर, ये बोलो हम लोगों को समझ में आने लग गया कि ये सारी वैल्यूज बोलो हम लोगों को कैसे समझ में आएंगी। मगर मैंने यूं कहा कि भाई अपन के पास क्या, अब हम लोगों के पास एक दिक्कत है। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत क्या है, जैसे हम लोगों के पास आर तो आ गया, मगर यहाँ पर आर किसका आया है, एक बात बताओ, आपको मोलार कंडक्टिविटी जो निकालनी है वो तार की निकालनी है या सॉल्यूशन की निकालनी है, बताओ आप किसकी निकालनी है, तार की या सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की। तो अपन को मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, बोलो सॉल्यूशन की। मोलार कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है, सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है। तो बताओ यहां पर रेजिस्टेंस किसका आया है, तार का, तो जी भी किसका आएगा, तार का। जी तार का तो कप्पा भी किसका, तार का, और कप्पा तार का तो लैम्डा एम भी किसका, तार का। तो बताओ हम लोगों के पास तार के बारे में मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी जो कि डिफाइंड ही नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस तो ऐसे ही निकालेंगे, जिस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस बोलो अपन को निकालना है ना, वो सॉल्यूशन यहां पर भर देंगे, यहाँ एनोड लगा देंगे और यहाँ पर कैथोड लगा देंगे, और यहां से इस वायर को हटा देंगे, हटा दिया, और ये वायर को हटाते एक को तो यहां कनेक्ट कर देंगे और दूसरे को कहा कनेक्ट कर देंगे, यहां कनेक्ट कर देंगे। अब बताओ जो अपना R4 हुआ वो क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर, तो ये R हो गया। अब जो R आएगा, बताओ अब जो R आएगा वो किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा, और जो सॉल्यूशन का आएगा तो जी भी सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का तो ये सॉल्यूशन का, और ये सॉल्यूशन का तो ये भी क्या, सॉल्यूशन का। मगर फिर एक दिक्कत क्या, एक और दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम क्या, कि भाई अपने पास R जो आएगा ना वो सॉल्यूशन का आएगा, मगर आप यूं मान लो कि मैंने सॉल्यूशन में केटायन एनायन ले लिए, मतलब आयंस इलेक्ट्रोलाइट का ही तो निकलती है मोलार कंडक्टिविटी। तो मैंने एक काम करा कि भाई बैटरी है, बैटरी से कौन सा करंट आता है, डीसी, ध्यान देना, सुन ही नहीं रहे तुम लोग, का मन ही नहीं कर रहा। बैटरी से कौन सा करंट आता है, डीसी। मान लो इसमें 10 केटायन और 10 ही क्या है, बोलो एनायन है, 10 केटायन है और 10 ही क्या है, एनायन है। तो 10 केटायन 10 एनायन है, तो बताओ क्या होगा, मान लो मैंने डीसी करंट पास करा, 10 केटायन 10 एनायन, 3 केटायन अपोजिट इलेक्ट्रोड पे चल गए नेगेटिव पे, और 3 ही एनायन चल गए। तो बताओ सॉल्यूशन के अंदर कितने आयन बचे, 3 केटायन यहां चल गए और 3 एनायन यहां चल गए, तो बताओ सॉल्यूशन के अंदर कितने आयन बचे, 7 बचे। मतलब रेजिस्टेंस आना कितने का चाहिए था, 10 का आना चाहिए था, मगर क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, मतलब अपोजिट इलेक्ट्रोड पे आयन चले गए, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन हो जाना। तो बताओ सॉल्यूशन में से आयन जो हो गए अपोजिट इलेक्ट्रोड पर चले गए, डीसी करंट पास करवाते ही पढ़ा है ना, Na+ इधर जाएगा, Cl- इधर जाएगा, तो कुछ तो जाएंगे डीसी करंट से। तो हमने कहा कि आयन बताओ इस सॉल्यूशन में क्या हो गए, बड़े या कम हो गए, कम हो गए। तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो 10-10 का आएगा, 3-3 तो चल गए अपोजिट इलेक्ट्रोड पे, शुरू में तो 10 डाले थे, तो 10-10 का रेजिस्टेंस आएगा, या फिर 7-7 का आएगा, 7-7 का। मतलब रेजिस्टेंस जितना आना चाहिए था उतना आएगा या उतने से कम आएगा, कम आएगा। तो रेजिस्टेंस कम आएगा तो जी, कंडक्टेंस क्या आएगा, ज्यादा। कंडक्टेंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी भी क्या, बोलो ज्यादा, और कंडक्टिविटी ज्यादा तो मोलार कंडक्टिविटी भी क्या, ज्यादा। बताओ ये गलत हो गया, जितना आना चाहिए था उससे कम आया, तो ये जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा, ये गलत तो ये गलत, ये गलत तो ये गलत, एरर आने लग गई मतलब हमारे रिजल्ट्स में। तो फिर हम लोग क्या करें, तो हम जानते हैं जब भी डीसी करंट पास करवाएंगे तब तक ही आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, मगर अल्टरनेटिंग करंट पास करवाते ही पोलराइजेशन होता ही नहीं, क्योंकि उसमें करंट की डायरेक्शन एक रहती नहीं, कंटिन्यू करंट नहीं देता। करंट की जो डायरेक्शन रहती है क्रिस्ट ट्रफ की फॉर्म में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हम लोग यहाँ पर डीसी करंट सोर्स हटाकर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, बोलो अपन के पास अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा देंगे। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से बताओ क्या अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो जितने 10-10 थे 10-10 ही रहेंगे। तो जो अब जो आर आएगा वो 10-10 का ही आएगा, तो जी भी सही आएगा और कप्पा भी सही आएगा और लैम्डा एम भी सही आएगा। मगर
जो क्या रहता है, मतलब जैसे अपन के पास ये मेरी फिंगर को गैल्वामीटर की निडल कंसीडर करो। गैल्वामीटर करंट की डायरेक्शन भी बताता है। तो क्या होता है, जैसे गैल्वामीटर में करंट की डायरेक्शन भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इसमें गैल्वामीटर, क्योंकि एसी करंट सोर्स में करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ साथ वेरी करती है, तो कभी तो वो जैसे नल पॉइंट आने वाला होगा ना, तो जीरो के कभी तो निडल अगर क्रिस्ट बन रहा है तो वो कहां चल गई, इधर, और ट्रफ बन रहा है तो इधर। तो जीरो के इधर उधर क्या करती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी वो निडल। तो आप कहोगे कि सर फिर हमें नल पॉइंट का तो पता ही नहीं लग पाएगा। नल पॉइंट का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वामीटर केवल डीसी करंट में ही काम कर सकता है। इसलिए बोलो हम लोग क्या करते हैं, बोलो अपन के पास यहाँ पर क्या करते हैं, बोलो अपन के पास क्या, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बोलो अपन के पास क्या, जूकी यूज में लेते हैं। जूकी मतलब आप केमिस्ट्री में फिजिक्स में जूकी बोलते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ईयरफोन्स को यूज में लेते हैं। ईयरफोन क्या करते हैं, यहां से एक वायर जो निकला, ये एक वायर निकला, इसको इस कान में लगाया, फिर एक वायर जो कनेक्ट होगा उसको वो यहां से लगाया और यहाँ। अब जब आप R3 सेट करोगे, दोबारा सुनो, ये वायर यहां से आया और इसको यहाँ कान में लगाया और इसको कहां पर, यहाँ पर, और दूसरा वायर कहां लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। अब जैसे मैंने कहा हम लोगों को R3 निकालना है। अब आप कहोगे नल पॉइंट पहले तो दिखता था जीरो, अब तो दिखेगा ही नहीं। तो जब आपका नल पॉइंट आने वाला होगा तो जो अप्रोप्रिएट, जो एग्जैक्ट R3 होगा ना, उस R3 के लिए, उस R3 के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, जो R3 आ गया तो अपन उस R3 के लिए क्या करेंगे, बोलो अपन के पास जो R3 अपन को निकालना है, जो R3 बोलो अपन को निकालना है, तो बोलो हम लोग उस R3 को, उस R3 को बोलो हम लोग क्या करेंगे, जो R3 आने वाला होगा हम लोग जैसे सेट करेंगे 5, 10, 15, हमें पता है 15 पर नल पॉइंट आएगा। तो जैसे 15 अगर नल पॉइंट की वैल्यू है तो वो 15 सेट करते ही हमारे कान में बीप की आवाज आ जाएगी। जिस जिस रेजिस्टेंस के लिए आपके कान में बीप की आवाज आ जाए, बीप की आवाज आ जाए, मतलब आप समझ जाना कि वही R3 की एग्जैक्ट वैल्यू है। और तब फिर बोलो अपन के पास क्या जाएगा, R एग्जैक्ट आएगा, और फिर R एग्जैक्ट आते G एग्जैक्ट, G एग्जैक्ट आते कप्पा, और कप्पा आते लैम्डा एम। इस तरीके से हम लोग आर लैम्डा, मतलब लैम्डा एम का और लैम्डा EQ का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आज समझ में आया होगा, बाकी हम लोग कल करेंगे।